तो प्यारे बच्चों, जय हिंद। और आज हम लोग यहाँ पर न्यू लाइट के प्लेटफॉर्म पर इसलिए हैं क्योंकि आज टेस्ट था, नीट का मॉडल टेस्ट था, बड़ा इम्पोर्टेंट टेस्ट था। और उसके डिस्कशन के लिए, और आप सब लोग जानते हैं कि ये सिंह सर हैं, एंड वेरी वेरी थैंक्स सिंह सर, क्योंकि ये सब जो कार्यक्रम फलीभूत हो रहे हैं वो आप ही के कृपा से हो रहे हैं, आप ही के दिशा निर्देशन में हो रहे हैं। बच्चों को पढ़ने का मौका मिल रहा है और आपका सपना है पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो बेटा, नीट जो मॉडल टेस्ट था उसका अब हम लोग एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चंस आर क्वाइट इजी। 1 से 25 तक मैं कराऊंगा, फिर दूसरे सर आपको कराएंगे। तो एक कार रिवॉल्व्स यूनिफॉर्मली इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर दिया है और 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया है। एंगुलर वेलोसिटी दी गई है। तो एंगुलर वेलोसिटी हम लोग निकाल लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, वेयर n इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। ये ध्यान देने की बात है, n इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो ओमेगा बराबर 2 और पाई और n की जगह, ये देखो बच्चा, 1 मिनट में है तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो ये हमें पर सेकंड चाहिए। तो 100/60 लिख देंगे इसे। और जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट तो आपको करना आता ही है। 10.46 फर्स्ट वाला इसका आंसर होगा। और अगर आप चाहते हो कि हम कैलकुलेट भी करें तो हम वो भी कर सकते हैं। 0 0 हमने काट दिया और ये 2×6 हो गया, और ये हो जाएगा पाई 3.14/3 इंटू 10। अब डिवाइड कर दीजिए। 1.0, 3 चौको 12, 3 छक 18, और फिर 2 बचा तो अब 666 इंटू 10 आ जाएगा। तो लगभग 10.4 और 666 आएगा, तो ये 7 फर्स्ट आंसर इसका आ जाएगा। सिंपल सा एक फॉर्मूले का क्वेश्चन था। वेरी नाइस क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आइए, ए नोड इज फॉर्म्ड एट द ओरिजिन, देन एम्पलीट्यूड विच इज at between node and antinode where a is the amplitude of antinode। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चाहिए तो पॉज करके ट्राई कर लीजिए पहले। देखो बच्चा, ये है मेरे पास नोड और ये x बराबर है 0। आगे चल के जैसा भी बने, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन याद करिए। नोड एंटी नोड स्टैंडिंग वेव में बनते हैं, अप्रगामी तरंगों में बनते हैं। तो इसकी इक्वेशन लिखिए और दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए कि अगर, और या फिर अगर नहीं मालूम है तो नोट कर लीजिए कि हमेशा अगर x बराबर 0 पे नोड बने तो एम्पलीट्यूड वाला टर्म ये साइन का होता है। स्टैंडिंग वेव के इक्वेशन में 2 टर्म होते हैं। आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन ये पढ़ा होगा, 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। तो अगर ये वाला टर्म साइन का है तभी x बराबर 0 पे नोड बनेगा, क्योंकि x वाला टर्म एम्पलीट्यूड का होता है। तो पहली बात तो ये हो गई आपकी, है ना।
अब इसमें अगर हम एम्पलीट्यूड वाले टर्म को कंसीडर करें तो 2a, अच्छी राइटिंग नहीं आई भाई, तो 2a साइन के एक्स की जो वैल्यू रखोगे उस पोजीशन का एंटीनोड, उस पोजीशन का एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। जैसे यहां पे एंटी नोड बन रहा है, तो एंटी नोड का एम्पलीट्यूड ए है, तो पहले हम एंटी नोड का एम्पलीट्यूड निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 2a साइन और k की जगह 2π/λ। अब बच्चों बताओ जरा, अगर ये x बराबर 0 है, ये नोड है, ये एंटी नोड है, तो x कितना होगा? λ/4 होगा। तो मैं x की जगह रखूंगा λ/4 बराबर a। अब देखिए ये लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2a साइन π/2 बराबर a। इसका मतलब है 2a की वैल्यू a के बराबर है। ठीक है, अब हम चाहते हैं किसका एम्पलीट्यूड? पॉइंट्स बिटवीन नोड एंड एंटी नोड। तो ये नोड है, ये एंटी नोड है, तो इसके बीच कोई पॉइंट है बीच में। तो यहां पे x बराबर कितना हो जाएगा? ये 0 था, ये λ/4 था, तो ये λ/8 हो जाएगा। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? वही फॉर्मूला फिर लगेगा, 2a साइन k की जगह 2π/λ और x की जगह इस बार λ/8 और साथ में 2a बराबर a दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा a साइन λ कट गया π/4 और साइन π/4 होता है साइन 45 यानी 1/√2। तो ये हो जाएगा a/√2। तो इसका आंसर बच्चा थर्ड वाला आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा नया क्वेश्चन था, इसीलिए मैं कह रहा था कि पहले आप इसको लगा लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक ब्रिज है और रिवर के ऊपर बना हुआ है। स्टूडेंट ब्रिज के ऊपर खड़ा हो गया, एक स्मॉल बॉल को ऊपर की ओर फेंका, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है और बॉल वाटर सरफेस के पास स्ट्राइक करती है 4 सेकंड में। तो मुझे पता करना है कि हाइट ऑफ द ब्रिज क्या है। तो पहले इसकी फिगर बनाते हैं। ये मेरे पास हो गई रिवर और इसके ऊपर ये हो गया मेरा ब्रिज और ब्रिज के ऊपर खड़ा हो गया लड़का। लड़के ने फेंकी बॉल, इसकी स्पीड है ऊपर, ऊपर की ओर कितनी स्पीड है भाई? 4 मीटर पर सेकंड है। अब देखो जब ये ऊपर फेंका गया है तो हमारे पास मास्टर फॉर्मूला क्या होता है? S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और जब बॉल ऊपर फेंकी जाती है तो ओरिजिन हमेशा हम यही मानते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर मानते हैं और हमारे पास ये बन जाएगा S बराबर u इंटू टी माइनस हाफ GT स्क्वायर। अब मान लिया मैंने ब्रिज की हाइट h है, तो ये बॉल ऐसे ऊपर जाएगी और फिर नीचे आ जाएगी 4 सेकंड में और 4 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट है -h क्योंकि ये नीचे की ओर है। तो -h बराबर 4 और 4 ही सेकंड में नीचे भी आ गई, माइनस हाफ 10 इंटू 4 का स्क्वायर। तो -h बराबर 16 माइनस 5 इंटू 16। तो -h बराबर 16 माइनस 80। तो h बराबर, अब घटा दीजिए 80 में से 6 तो 10 में माइनस,
हाँ, h बराबर 64। तो 64 मीटर इस ब्रिज की हाइट हो गई। एक ही इक्वेशन का क्वेश्चन था, खाली सिंप्लीफाई किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मशीन गन फायर से बुलेट ऑफ 40 ग्राम विद ए वेलोसिटी ऑफ 1200 मीटर पर सेकेंड। मैन होल्डिंग इट कैन एक्सर्ट ए मैक्सिमम फोर्स ऑफ 144 न्यूटन ऑन द गन। तो देखो ये मैन है ना, तो ये गन पकड़े हुए है, तो जब ये गोली निकलेगी यहां से तो इस पर एक फोर्स लग आएगी, और ये जो मैन है ये मैक्सिमम 144 न्यूटन का फोर्स लगा देता है। तो अब देखो पहली बात ये देखो कि फोर्स कैसे निकालेंगे। जब गोलियां निकलेंगी तो कितना फोर्स गोली पे पर्सन को लगाना पड़ेगा ये देख लो, क्योंकि गोली चलती है ना, तो आप चलाइए पीछे धक्का लगता है, तो आपको उस फोर्स को रेजिस्ट करना पड़ेगा। तो गोली ज्यादा निकलेगी, ज्यादा स्पीड से निकलेगी तो फोर्स भी ज्यादा निकलेगा। तो देखते हैं पहले। अब हाउ मैनी बुलेट्स हैं, तो मान लिया मैंने n बुलेट्स हैं। मैंने मान लिया कि n बुलेट्स पर सेकंड निकाल रहे हैं। तो बुलेट का इनिशियल मोमेंटम कितना था? इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट इज 0, क्योंकि बुलेट इसके अंदर रेस्ट में थी। और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा mv। तो मास कितना हो गया? 40 ग्राम है तो केजी में बदल लिया, और इंटू 1200। तो अब आराम से ये तीनों जीरो मेरे पास कट गए, तो 12 चौक 48, 48 केजी मीटर पर सेकेंड का मोमेंटम हो गया। तो ये मोमेंटम चेंज एक बॉल के लिए है, फॉर वन बुलेट, और बुलेट्स कितनी निकल रही हैं? n। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? डेल्टा p बराबर n इंटू 48। भाई एक में चेंज 48 माइनस 0 का है, तो n में सबके लिए इतना होगा, तो इतना हो गया। और ये पर सेकेंड निकाल रहे हैं, ये चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड है, दिस इज द पर सेकेंड है। और न्यूटन्स लॉ से आप जानते हैं कि चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड दैट इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चाहे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लिखो और चाहे लैंग्वेज में लिख दो, तो ये बेसिकली डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी है। अगर मान लिया कि एक सेकंड में निकल रहा है तो डेल्टा टी तो यहाँ 1 है ना, तो क्योंकि एक सेकंड में n बुलेट्स निकल रही हैं, तो ये है 144 और वो है n इंटू 48। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। n बराबर 144 अपॉन 48, तो 16 से काट दीजिए। 16 नवैया 144, 16 तिया 48, तो 3 बुलेट्स पर सेकंड आप फायर कर सकते हैं। अगर आप 3 से ज़्यादा फायर करेंगे तो बुलेट्स वाला फोर्स इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो पर्सन गिर जाएगा। तो ये रहा चौथा क्वेश्चन। अब पांचवा देखते हैं। स्टोन इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द हाईएस्ट पॉइंट। तो यह हमारे पास जब प्रोजेक्ट कर रहा है तो ये u स्पीड है और ये एंगल 30 डिग्री है, और हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड हो जाती है u cos 30। वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही बचता है, वो u cos 30 है। तो अब काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mu स्क्वायर, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे काइनेटिक एनर्जी है हाफ मास और u cos 30 का स्क्वायर। तो अब मेरे पास ये हाफ m से हाफ m कट गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर भी कट गया, और cos स्क्वायर 30 होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर दिया, 1 तो है ही है, तो ये आंसर आ जाएगा 4:3। फोर्थ आंसर इसका सही है पांचवें क्वेश्चन का।
छठा वाला क्वेश्चन देखते हैं। Speed v, acceleration a, and force F are considered as a fundamental units. The dimension of Young's modulus will be. तो ठीक है, डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस y बराबर मान लिया v की पावर x है, एक्सेलरेशन की पावर y है और फोर्स की पावर z है, हमने मान लिया। अब यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन क्या होती है? यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन होती है फोर्स अपॉन एरिया। ये स्ट्रेस के बराबर होती है क्योंकि स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो ये m(l-1) और t-2 ये बन गया, और ये वेलोसिटी है lt-1 की पावर x, एरिया है नहीं एक्सेलरेशन है तो lt-2 की पावर y, और फोर्स है mlt-2, फोर्स की डायमेंशन mlt-2 की पावर z है। अब जरा मैं इसको ध्यान से देखता हूं, मैं एक चालाकी करूंगा, मैं वही वेरिएबल निकालूंगा। पहले तो आप कंपेयर कर लीजिए, इसमें आप कंपेयर कर लीजिए। हमारे पास देखिए m खाली एक जगह है तो z बराबर 1 हो जाएगा। ये m की पावर 1 है, ये आप कहें तो पहले हम पूरी इक्वेशन ही लिख दें। इधर है m, इधर है l-1, इधर है t-2 और इक्विवेलेंट टू। अब हम इधर सबकी पावर लिखेंगे तो l है, तो देखो l की पावर यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, और यहाँ पर मैंने z लिख रखा था, तो यहाँ पे l की पावर z है। तो l की पावर हो जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर m है तो m तो एक ही जगह है, इसकी पावर z हो गई, और फिर t है -x-2y -x-2y -2z। अब कंपेयर कर लो बेटा इन लोगों को। देखो m की पावर इधर 1 है, सॉरी ये कौन सा कलर आ गया, हाँ इधर m की पावर 1 है, उधर z है, तो देखो z बराबर 1 आ गया, यानी f की पावर 1 होनी चाहिए। अब देखो f की पावर इसमें 1 है, इन दोनों में 1 नहीं है, तो ये तो नहीं होंगे, या तो ये होगा ये होगा। अब हम a की पावर निकाल लेते हैं, यहां 2 है, यहां -2 है, तो देखो भाई ये l की पावर बराबर करो, तो x प्लस वाई प्लस जेड, l की पावर है -1, ये -1 है, और z बराबर 1 हो ही गया है, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा -2। अब इसमें भी रख लो -x -2y, और z बराबर 1 था तो -2, z की जगह मैंने 1 रख दिया, बराबर वो t की पावर थी तो बराबर -2, तो -2 से तो -2 कट गया, तो -x बराबर 2y। अब मैं x की जगह -2y रख दूंगा, यहां से x बराबर हो गया -2y, तो यहां 2y रख दूंगा प्लस y बराबर -2। तो अब यहां से कैलकुलेट करो तो -y बराबर -2 आ रहा है, -y बराबर -2 आ रहा है, तो y बराबर 2 हो गया, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। f का मिल गया 1, z की हो गया, इसका कोफिशिएंट z माना था, a का मैंने y माना था, y की वैल्यू 2 आ गई है। अब अगर हम x निकालेंगे, चाहो तो रख सकते हो, यहाँ y z दोनों रख दो तो, और कंपेयर कर दो l की पावर से, तो वो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वही आएगा -4 आएगा, और हमें तो समय बचाना है, तो हमें इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो, ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ a इन द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हमें इसकी यूनिट निकालनी है, तो a की यूनिट निकालो भाई।
डायमेंशन बराबर कर दो, तो डायमेंशन ए पी की यूनिट और ए अपॉन वी स्क्वायर की यूनिट बराबर होगी। डायमेंशंस भी बराबर होंगी, यूनिट भी बराबर होंगी, और देयरफॉर ए की हो गई पी इंटू वी स्क्वायर। अब प्रेशर की क्या लिखते हैं, फोर्स अपॉन मीटर क्यूब, और फोर्स अपॉन एरिया, और ये तो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम का स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास फोर्स की डायमेंशन, फोर्स की यूनिट आएगी, और ये एल स्क्वायर है और ये एल की पावर 6 है। एरिया बराबर एल स्क्वायर, वॉल्यूम बराबर एल क्यूब, लेकिन उसका स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये एल की पावर 4 हुई। तो यानी स्मॉल ए की यूनिट में इधर फोर्स की यूनिट आएगी और उधर मीटर लेंथ की यूनिट आएगी। तो एमकेएस में ये यूनिट हो जाएगी, अगर हम एमकेएस में निकालें तो ये आ जाएगी न्यूटन और मीटर की पावर 4, लेकिन आंसर तो सारे सीजीएस में दिए हैं, तो ये हो जाएगी फोर्स की यूनिट सीजीएस की होती है डाइन, और फिर लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर होती है, सेंटीमीटर की पावर 4। थर्ड आंसर इसका आएगा। मिला लीजिए, देखिए सही आ रहा है कि नहीं। इसका आंसर थर्ड आएगा। अब चलिए 8वां क्वेश्चन करते हैं। ए बॉडी स्लाइडिंग ऑन ए स्मूथ inclined plane requires 6 seconds to reach the bottom starting from the rest at the top। तो ये पहले एक inclined plane बनाते हैं, ये एंगल थीटा मानते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो बॉडी का होता है वो आपको मालूम होना चाहिए, जी साइन थीटा होता है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, और ये ऐसे आता है और इसको लगते हैं 6 सेकंड। तो ये डिस्टेंस ऑफ एस मान लीजिए। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, हमारा इक्वेशन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किसी भी डायरेक्शन में बॉडी चले, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम ये लगा सकते हैं, तो हमारे लिए एस इसके अलोंग हो जाएगी, और यू तो 0 है, और ए की जगह हो जाएगा जी साइन थीटा, और ये टाइम का स्क्वायर। अब हमारे पास इसकी प्लैंक की लेंथ नहीं दी गई है और टाइम दिया गया है, तो पूरे प्लैंक को कवर करने में 6 बराबर हाफ जी साइन थीटा, और ये मुझसे गड़बड़ हुई, प्लैंक की लेंथ नहीं दी थी, ये ऐसी ही है, और ये 6 का स्क्वायर है। अब ये पूछ रहा है टॉप से 1/9 यहीं तक आना है, यानी S/9 एस ही आना है, तो हम रख देंगे S/9 बराबर हाफ जी साइन थीटा, और सपोज ये वाला टाइम t था, तो t स्क्वायर डिवाइड कर दो, तो 9 बराबर हो जाएगा 6 स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ले लो, तो 3 बराबर 6/t, तो t बराबर 2 सेकेंड आंसर आ जाएगा। एक एक लाइन के क्वेश्चन थे, तो बेटा ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको देखिए सब आ गया होंगे, सेकंड आ गया है। अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ ए इज ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स ड्यू नॉर्थ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर -3a। तो -3a है, तो हम जानते हैं कि अगर a इंटू लैम्डा बराबर b हो तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा a का मैग्नीट्यूड इंटू लैम्डा। तो मैग्नीट्यूड जो होगा -3a का, a का मैग्नीट्यूड कितना है 7 है, तो 7 इंटू 3 यानी मैग्नीट्यूड हो जाएगा 21 यूनिट्स, और चूंकि माइनस लगा हुआ है तो ये नॉर्थ की ओर है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी साउथ, यानी आंसर आ जाएगा 21 यूनिट ड्यू साउथ।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन एट द स्पीड 280 30 डिग्री मैक्सिमम हाइट। तो किसी को बताने की कुछ जरूरत नहीं है। H बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और सारी की सारी वैल्यूज आपको दी हैं। तो u की वैल्यू रख दीजिए 280 का स्क्वायर साइन 30, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री है, साइन 30.5 दिया है तो 0.5 का स्क्वायर और 2 इंटू 10 9.8 करिए, क्योंकि जी यहाँ पे 9.8 दिया है, अदरवाइज आंसर नहीं मैच करेगा। और जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा, निकालिए, अच्छा देखिए क्या आता है। सेकंड वाला आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है। तो चलिए मैं इसको करता हूं 280 इंटू 280, और ये 2 है, ये 9.8 है, और ये 0.5 है, तो 0.5 मतलब 1/2 हो गया। तो चलिए ये 2 दूनी 4 हो गया, और 4 सत्ते 28, ये 70 हो गया, और इसको भी काट दिए तो ये 140 हो गया। 9.8 हटा दिया, ये 0 बढ़ गया, 14 से काट दिया, ये 100 हो गया, और 14 सत्ते 98 होता है, ये 10 कट गया। तो मैंने घनघोर काटापीटी मचाई और आंसर 1000 मीटर आ गया। अब चलिए हम लोग 11वां क्वेश्चन करते हैं। ए पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम दिस डिस्प्लेसमेंट फॉर द पार्टिकल इज फाइनल कोऑर्डिनेट। तो सीधा फार्मूला है R2 माइनस R1 बराबर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो R2 बराबर, अब R1 क्या होगा, 2i प्लस 3j प्लस 5k। कोऑर्डिनेट दिए हो तो पोजीशन वेक्टर ऐसे लगेगी, और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, 4i माइनस 2j और प्लस k। अब इसको आप जोड़िए, 4 और 2 6i, 3 और माइनस 2 माइनस j, और ये 6k। अब पोजीशन वेक्टर आ गया तो कोऑर्डिनेट 6 माइनस 1 और 6 है। कोई आंसर? यस, थर्ड वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। A 100 kg gun fires a ball of 1 kg horizontally from the cliff of height 500 meter. It falls on the ground at a distance of 400 meter from the bottom of the cliff. The recoil velocity of the gun is. एक ये क्लिफ है। क्लिफ का मतलब कोई ऊंची चीज, क्लिफ का मतलब ऐसा पहाड़ होती है। तो यहां पे ये गन लॉन्च कर दी गई है, और यहां से एक बॉल ये फेंकती है। मान लीजिए बॉल की स्पीड v है, और बॉल का मास है 1 kg, ये दिया हुआ है। ये मेरे पास ग्राउंड है, ये हाइट दी है 500 मीटर, और जब इसको मारा गया तो ये ऐसे जाके गिरी एट ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्लिफ। तो दिस इज ए केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो पहले तो हम ये वाला v निकाल लें। तो ये वाले v के लिए हम सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, r बराबर u अंडर रूट 2h अपॉन जी। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में पढ़ा होगा। तो 400 इज इक्वल टू u और अंडर रूट 2 इंटू 500 और g की जगह 10। तो ये 0 कट जाएगा, तो 400 बराबर 10u आ गया।
तो u बराबर 40 आ गया। तो पहले स्टेप में हमने ये निकाल लिया कि भैया ये गोली जो बुलेट या बॉल जो भी है चल रही है उसकी स्पीड क्या थी, वो 40 मीटर पर सेकेंड आई। अब कैनन का मास दिया हुआ है और बॉल का मास दिया है, यहां लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कैनन का मास 100 kg, रिक्वायर्ड वेलोसिटी v, इसको u निकाल के हमने निकाल लिया है, ये 40 है तो बराबर 40 ग्राम 1 kg की है। अच्छा, ये 1 kg की है और ये 40 है, तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी हो जाएगी 40/100। तो आंसर तो 0.4 होगा, लेकिन ध्यान रखना कि अगर ये इधर जाएगी तो कैनन इधर जाएगी, तो इसलिए आंसर में सब जगह माइनस लिखा है। सेकंड ऑप्शन इसका हो जाएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड। आइए 13 में आइए भाई। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेस्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज u इफ स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाय 8 सेंटीमीटर। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ kx², तो u1/u2 बराबर x1/x2 का स्क्वायर। तो पहली वाली u है, u2 हमको निकालनी है। पहले स्ट्रेच है 2 सेंटीमीटर, बाद में स्ट्रेच है 8 सेंटीमीटर, तो u2 बराबर u इंटू 8/2 का स्क्वायर, तो 16 u आंसर आ जाएगा। 13th थर्ड आंसर। फॉर एन ओपन आर्क पाइप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक। तो ओपन आर्गन पाइप की फंडामेंटल यूनिट होती है V/2L, और पहले हार्मोनिक इवन आउट दोनों मिलते हैं, तो nth हार्मोनिक की हो जाएगी NV/2L। तो ये पहला आंसर ही आ जाएगा। और ये कुल मिला के बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि सीधे सीधे इसमें फार्मूला पूछा गया है। और आपके आंसर में ये NV/4L लिखा है, तो ओपन आर्गन पाइप है, तो ये NV/2L होगा, फर्स्ट आंसर होगा। इसको करेक्ट करा दिया गया है आंसर शीट में, ठीक है। ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर विद ए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड at an angle of 60 degree with the horizontal. If it hits the ground at a distance of 60 meter from the base of the tower, the height of the tower. It is a general projection. ये मेरे पास टावर की हाइट है और यहां से इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है, ये एंगल 60 डिग्री है, और यहां से मैंने एक बॉल को या किसी चीज को ऐसे फेंका और ये यहाँ पे आकर के जाती है, कितना आगे चलती है, 16 मीटर चलती है, ये 16 मीटर चलती है। तो देखो इसके दो कंपोनेंट कर लो, ये 8 cos 60, 8 cos 60 1/2 होता है, तो ये 4 हो गया, और ये 8 sin 60, तो 4√3 आ गया। अब यहां से यहां तक जाने में x कितना है, 16, तो x बराबर u cos थीटा इंटू टी, तो 16 बराबर 4 इंटू टी, तो t बराबर 4 सेकेंड आ गया। अब यहां से यहां तक आई तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ये अगर y बराबर 0 है तो यहां y बराबर -h होगा, तो -h बराबर u साइन थीटा यानी 4√3। अब मैं y वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, u साइन थीटा और t मालूम है, -12 g10 ले लो, और ये 4 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा 16√3 और माइनस ये 16 और 16 × 5 = 80, ये 16 × 5 = 80 हो गया 5,
और ये माइनस एच है, तो h बराबर 80 माइनस 16√3 और √3 की वैल्यू 1.7 होती है। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो अगर ये 16 ही होता तो ये आंसर 64 आता, उससे तो ज्यादा ही आएगा। और अगर ये 2 हो जाता तो 32 होता, तो 32 और 64 के बीच में कौन से आंसर हैं? तो भैया 32 और 64 के बीच में दो आंसर हैं, तो हमें फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। कुछ नहीं है तो आप 16 को मल्टीप्लाई करिए 17 में, तो 17 छक्का 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 10 आ गया, और 17 एकम 17 और 10 27 आ गया, तो ये आ गया 27.2। तो 80 में अब 27.2 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 8। 10 में से 2 गया 8, और 9 में से 7 गया 2, 7 में से 2 गया 5, तो 52 ये नियरेस्ट आंसर है। और शायद मैंने कुछ मल्टीप्लाई में तो गड़बड़ नहीं किया है, नहीं 17 छक्का 102 ही होता है, तो ठीक है 52.8 ही आएगा ये आंसर, और यही आंसर दिया भी गया है। अगर आप इसको पूरा वैल्यू ले लो 1.732, तो ये और कम आ जाएगा। तो अब ये 0.73 है, तो अगर आप इसको 8 मान लीजिए लगभग, या 7, तो फिर ये आंसर थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, तो आंसर 52 मेरा 8 आ रहा है। और देखो ये ज्यादा भी है ना, हमने तो खाली 1.7 से कैलकुलेट किया है। अगर ये पूरी वैल्यू लेंगे तो ये टर्म और ज्यादा बनेगा, और तब ये आंसर ये वाला सही आएगा। आपकी आंसर शीट में ये कैलकुलेशन पूरा कैलकुलेट करके दिया गया है। 16 वाला क्वेश्चन, मोटर बोट का मास दिया है और रिवर पे चल रही है, एक्सेलरेशन 5 है, और सडनली ये रुक गई और डिक्रीजेज इट्स एक्सेलरेशन टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द फोर्स अप्लाइड बाय द मोटर ऑन द बोट ड्यू टू दिस। तो बेटा पहले एक्सेलरेशन था 5 और बाद में एक्सेलरेशन हो गया 2.5, तो कहते हैं फोर्स अप्लाइड। तो फोर्स कितना लगा? तो पहले अब एक्सेलरेशन इतना घट गया है ना, तो पहले ये कुछ भी एक्सेलरेशन था, इसकी वैल्यू मेरे पास 5 थी। बोट का मास दिया हुआ है लेकिन हम यूज नहीं करेंगे, ये मास ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले नेट फोर्स कितना था? ये एक्सेलरेशन आया है, तो ये एक्सेलरेशन आया है, कुछ फोर्स लग रहा था, तभी तो एक्सेलरेशन 5 होगा पहले। तो हमारे पास F बराबर m इंटू 5 था। अब इसके बाद एक कुछ फोर्स और लगा, सपोज ये F डैश है, वही पूछ रहे हैं। तो अब एक्सेलरेशन F डैश बराबर हो जाएगा मेरे पास m इंटू 2.5, ये। अब आपको ये पता करना है कि मोटर ऑन दी बोट ड्यू टू दिस, तो अब इसने कितना फोर्स लगाया, तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो मास तो 100 kg है ही है। ये नेट फोर्स की बात बता रहे हैं। पहले नेट फोर्स कुछ था, पहले नेट फोर्स खाली F था, और अब नेट फोर्स है F माइनस F डैश, और मुझे यही कैलकुलेट करना है F डैश को, तो माइनस कर दीजिए इसे, तो मेरे पास ये F से F कट जाएगा, तो ये F डैश जो पूछ रहा है वो हो जाएगा
m इंटू 2.5, और 2.5 की जगह हम 100 रख देंगे, 100 इंटू 2.5, तो आ जाएगा 250 न्यूटन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, चकराने वाला क्वेश्चन था। अब देखिए विड्थ ऑफ द रिवर दी गई है, पहले तो रिवर बना लो। ये देखो, ये हमने रिवर बना ली, इसकी विड्थ दी है 1.5 किलोमीटर, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ द बोट इज रूट 41। स्टिल वाटर में ये है, वो रिवर पे, पानी पे बोट इस स्पीड से चलेगी। शॉर्टेस्ट टाइम ये बोट कवर करती है विड्थ ऑफ द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम इन 18 मिनट। तो अगर ये शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करती है तो इसका मतलब है इसको ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा। जाएगी ऐसे, और ये मान लीजिए वेलोसिटी u है, पहुंचेगी ऐसे। ये शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करने के लिए बोट को ऐसे परपेंडिकुलर चलाना पड़ेगा, और रिवर की विड्थ हमें दी हुई है। ये वेलोसिटी ऑफ दी बोट है, ये रूट 41 किलोमीटर पर आवर, और ये वाला टाइम आप निकाल लेंगे, 1.5 किलोमीटर और 18 मिनट है, तो 18/60। तो अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये आ गया मेरे पास, ये परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी आ गई, तो ये आ जाएगा 60 इंटू 1.5/18। जीरो हटाया, ये बढ़ाया, ये तिहाई सी, ये 5 आ गया, तो ये बेटा 5 आ गया, और ये u मान लो। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। √41 का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, तो 41 इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 25। तो u स्क्वायर बराबर 41 माइनस 25। ये पेपर में 18 मिनट था कि 3 मिनट था? ये मैंने कैलकुलेट गलत किया है क्या? इसको कैलकुलेट करते हैं। 60 ऊपर, 1.5 नीचे, ये 18 आ गया। फिर डेसिमल हटाया, जीरो बढ़ाया, 60 तिहाई, और ये 3 पचे 15 हो गया। हाँ, तो 5 ही तो हुआ। तो 5 का स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बराबर √41। तो u स्क्वायर बराबर 41 माइनस 25। कितना आ गया? u बराबर 41 और 25, तो 11 में से 5 गया 6, और 3 में से 2 गया 16। तो ये 4 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ रहा है। तो आंसर इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो यही आंसर है इसका, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है।
A particle is moving with uniform acceleration, has average velocity x, y and z over the successive time intervals of p, q and r. Then the value of x minus y upon y minus z. तो एक हमारे पास एक फंडा होता है कि जैसे मान लीजिए पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है, सपोज t बराबर 0 पर इसकी वेलोसिटी u थी और t बराबर t पर इसकी वेलोसिटी v है, तो दो कंसेप्ट हैं। पहले तो इसकी एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे इस इंटरवल की तो वो u प्लस वी बाई 2 आती है, और अगर हम t बाई 2 टाइम पर वेलोसिटी निकालेंगे तो वो भी u प्लस वी बाई 2 आती है। इसको पहले अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसका ये तो समझ में आता ही है, एक्सेलरेशन a मान लीजिए आप। कई लोगों को रिजल्ट नहीं मालूम होगा तो कहेंगे आरडी सर का समझ में नहीं आता है, तो पहले तो रिजल्ट निकाल लीजिए। एक्सेलरेशन a मान लीजिए तो v बराबर u प्लस ए टी, ये आ गया। अब t बाई 2 टाइम पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो v डैश बराबर हो जाएगी u प्लस ए टी बाई 2। अब यहां से हम ऊपर से a की वैल्यू रख देंगे, v माइनस यू अपॉन टी इंटू टी बाई 2, और ये बेटा आ जाएगी u प्लस वी बाई 2। यानी मिड टाइम वेलोसिटी यही होती है, इनिशियल और फाइनल अपॉन 2। अब इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल लो, तो s बराबर क्या होगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जब इसको एवरेज के लिए t से डिवाइड करेंगे तो जब t से डिवाइड करेंगे तो ये भी फिर से u प्लस वी बाई 2 आ जाएगी। तो अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ये मेरे पास तीन सक्सेसिव टाइम इंटरवल है, एक p वाला है, एक q वाला है, एक r वाला है, और इसकी एवरेज वेलोसिटी x है। यानी इसके मिड टाइम पर वेलोसिटी x होगी, इसके मिड टाइम पर वेलोसिटी y होगी, इसके मिड टाइम पर वेलोसिटी z हो जाएगी। अब यानी ये u है, ये v है, ये आधा आधा टाइम है, तो ये p बाई 2 है और ये q बाई 2 है। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, y माइनस एक्स अपॉन टोटल टाइम p प्लस क्यू बाई 2। और इससे भी निकाल लो, यहां वेलोसिटी z है और यहां y है, तो z माइनस वाई बराबर, और टाइम इंटरवल कितना हुआ, मिड टाइम थी तो q बाई 2 ये, और q बाई z बाई r बाई 2 ये, तो ये हो जाएगा q प्लस r बाई 2। तो ये 2 से 2 कट गया। अब देखो कोई आंसर आ रहा है, x माइनस वाई अपॉन y माइनस जेड निकालना है, तो यहां से आ गया y माइनस एक्स अपॉन जेड माइनस वाई बराबर p प्लस क्यू अपॉन क्यू प्लस आर। और अगर ये दोनों में माइनस ले लो तो इधर माइनस लोगे तो ये x माइनस वाई हो जाएगा और ये y माइनस जेड हो जाएगा, तो x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड। तो इसकी वैल्यू आ रही है p प्लस क्यू अपॉन क्यू प्लस आर। फोर्थ आंसर आ जाएगा p प्लस क्यू अपॉन 4 प्लस आर। ओके, ये था 18वां क्वेश्चन मेरा। इसके बाद 19 है, एक पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, ओमेगा है, रेडियस आर है, एक्सेलेरेशन, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका मतलब है कि किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पूछ रहा है, अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो रेडियस के अलोंग वाला एक्सेलरेशन तो आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये वाला एक्सेलरेशन 0 होगा क्योंकि ओमेगा बदल नहीं रहा है। तो 19 का आंसर सेकंड हो जाएगा। अब ये डिस्क ऑफ मास m है, रोटेटिंग अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर,
रेडियस ऑफ गायरेशन लिखना है तो सबसे पहले आपको इस एक्सिस के अबाउट, डायमीटर के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा। तो ये होता है mr²/4 और रेडियस ऑफ गायरेशन मान लो तो ये हो जाएगा mk²। तो k² बराबर r²/4, तो k बराबर हो जाएगा r/2। ये फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है। दो पार्टिकल के इक्वल मासेस हैं, वेलोसिटी ये, पहले का एक्सेलरेशन ये है और दूसरे का 0 है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल्स मूव इन द पाथ ऑफ। तो पहले तो हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालें। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? इक्वल मासेस हैं तो m1 v1, तो m इंटू 4i, m2 v2, m इंटू 4j अपॉन m प्लस m, तो ये आ जाएगा 2i प्लस 2j। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालें तो m1 a1, तो m इंटू 2i प्लस 2j, दूसरे का तो 0 है, डिवाइडेड बाई m प्लस m, तो ये आ जाएगा i प्लस j। ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी इसका आंसर स्ट्रेट लाइन होगा। आप कंसेप्ट जानते ही होंगे, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तो पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, और अगर ये कांस्टेंट होता लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन में ना होता तो पाथ पैराबोला होता है। 22. The angular speed of flywheel moving with uniform acceleration changes angular acceleration पूछ रहा है। तो ω2 माइनस ω1 बराबर अल्फा इंटू टाइम, ये मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूं। और ω2 क्या होगा? ये ओमेगा बराबर होता है 2πn, और ω1 पहले था ये 1200, तो 2π और 1200, लेकिन वही है ये पर मिनट है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप एक जीरो काट दीजिए और ये 20 आ जाएगा और ये 40π आ जाएगा, और ω2 कितना आ जाएगा वो भी निकाल लीजिए। 2π 3120 अपॉन 60, और 0 से 0 काट दीजिए, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, तो ये 104 इंटू पाई आ जाएगा। तो 104π माइनस 40π बराबर अल्फा इंटू 16। अब हम इसको काट सकते हैं आराम से। 64π इज इक्वल टू 16 अल्फा, तो ये फिर 4 आ गया, तो अल्फा इज इक्वल टू 4π। तो अल्फा बराबर 4π आ गया। अब आराम से बिछाइए और उसको सो जाइए। P/Q है ये। Let F be the force acting on a particle having position vector r and tau be the torque। तो टॉर्क होता है बेटा r क्रॉस f। तो अब इसमें ध्यान रखिएगा कि टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू r एंड f दोनों होगा। तो टाउ डॉट r भी 0 होगा क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के परपेंडिकुलर होता है, और टाउ क्रॉस f भी 0 होगा। तो पहला लिखा है r डॉट टाउ, और ये तो 0 लिखा है और ये 0 नहीं लिखा है, तो ये गलत हो गया। ये 0 लिखा है और ये f डॉट r लिखा है,
ये एफ डॉट आर लिखा है, आर डॉट टाउ तो जीरो होगा, ये सही है, बट एफ डॉट आर जीरो होगा कि नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो ये जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर जीरो लिखा है तो दैट मीन्स वी विल कंसीडर इज रॉन्ग, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये हमेशा यही है। और ये आर डॉट टाउ जीरो नहीं लिखा है तो ये गलत हो गया। ये पूरी कंडीशन लिखी है तो यही इसका सही आंसर है। फोर्थ वाला बहुत पुराना पी वाई क्यू का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे फॉर्मूला पूछा है, द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस। तो ट्रांसलेशनल लिखा है तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वेदर गैस इज मोनोटॉमिक, डायटॉमिक या पॉलीटॉमिक, जो कुछ भी हो, लेकिन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 ही होगा। तो आंसर इसका फर्स्ट वाला हो जाएगा। 25 आरएमएस वेलोसिटी दी गई है और कहते हैं कि आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज 300। The RMS velocity of the molecules of a gas which twice the molecular weight and half the absolute temperature is। तो पहले तो कोई हम मान लेते हैं ये वेलोसिटी है और आरएमएस वेलोसिटी होती है 3RT/m और ये दिया गया है 300। अब इसके बाद दूसरा है मॉलिक्यूलर वेट ट्वाइस है और टेम्परेचर आधा है। तो ये कितनी हो जाएगी, 3R, एब्सोल्यूट टेम्परेचर आधा हो गया और मॉलिक्यूलर वेट ट्वाइस हो गया, तो ये 2m हो गया। तो 3RT/m अंडर रूट 3RT/m और ये 1/4 और है, तो ये बाहर आ जाएगा 1/2 और इसकी जगह हम 300 लिख देंगे तो आंसर 150 आ जाएगा। तो फोर्थ वाला आंसर सही है। आगे के क्वेश्चन बेटा आपको दूसरे ज्ञान सर करेंगे, तो मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू। गुड इवनिंग बच्चों, होपफुली आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। तो अब आगे के 25 क्वेश्चन हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 ये है, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल इज 5। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू बेटा आपको 5 गिवन है। द गैस परफॉर्म्स 50 जूल वर्क इन एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, कांस्टेंट प्रेशर पे जो वर्क हो रहा है वो आपका 50 जूल के इक्वल है। द हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस ड्यूरिंग दिस एक्सपेंशन इज। कांस्टेंट प्रेशर में गैस एक्सपेंड कर रही हीट पूछी गई कितनी एब्जॉर्ब करेगा। तो हम लोग बेटा देखो जानते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट एब्जॉर्ब होती है वो NCP डेल्टा T के बराबर होती है। देखिए यहां पर जो CP की वैल्यू है हमारी, CP अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, N नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, CP की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आपकी आती है F/2 + 1 टाइम्स RK, जहां पर F है डिग्री ऑफ फ्रीडम। और अब हम यहां पे डेल्टा T कैलकुलेट करेंगे। देखिए आपको दे रखा है कि डेल्टा W हमारा 50 जूल के इक्वल है। हम जानते हैं कि डेल्टा W इक्वल होता है P डेल्टा V के। डेल्टा W इक्वल टू 50 हमारा इक्वल हो जाएगा बेटा NR डेल्टा T के। तो अगर हम यहां से डेल्टा T की वैल्यू निकालेंगे तो वो 50/N × R के इक्वल आएगी। शायद मेरी बात सभी को समझ में आ रही होगी। तो देखिए ध्यान से, N डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 गिवन है तो यहां पर लिख देंगे बेटा 5/2 + 1 × R। डेल्टा T की जगह हम लोग पुट कर देंगे 50/N × R। N से N चला जाएगा, R से R चला जाएगा, ये हो जाएगा 7/2 × 50 यानी 7 × 25 यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 175 जूल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 175 जूल। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये है, हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ ए ब्रास रॉड बी इंक्रीज सो एज टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 1%। हम लोग जानते हैं बेटा डेल्टा L हमारा L0 अल्फा डेल्टा T के इक्वल होता है। तो जो डेल्टा L बाई अगर हम L0 कर दें तो ये अल्फा डेल्टा T के इक्वल हो जाएगा। ये दे रखा है आपको 1%,
यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू, अगर आप अल्फा की बात करें तो अल्फा है आपका 0.00002 इंटू डेल्टा टी। सॉल्व करते हैं तो डेल्टा टी की वैल्यू बेटा जो आएगी 1/100 इंटू ये हो जाएगा 0.00002। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आपके 5 जीरो आ जाएंगे इस तरह से। तो 2 जीरो ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 2, यानी आंसर आ जाएगा 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी बात सभी को क्लियर हो गई, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ए सब्सटेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये तो बात सभी को क्लियर है कि वहां पर हमें ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये हमेशा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 29, a wire under tension vibrates with a fundamental frequency of 600 Hz if the length of the wire is doubled। okay, length को डबल कर दिया गया है, the radius is halved and the wire is made to vibrate under 1/9 of the tension, then the fundamental frequency will become। देखिए हम लोग जानते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 1/L अंडर रूट के अंदर t बाई म्यू होता है, जहां पर म्यू हमारा मास पर यूनिट लेंथ होता है। तो बेटा ये हो जाएगा 1/2L अंडर रूट के अंदर t म्यू मास पर यूनिट मास का मतलब होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी का मतलब हो गया पाई आर स्क्वायर इनटू लेंथ, इसका वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी को मैंने d लिख दिया, लेंथ से डिवाइड कर दिया, एल से एल कैंसिल हो गया। तो अगर हम यहां पर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 1/2L अंडर रूट के अंदर t अपॉन पाई आर स्क्वायर डी के इक्वल। अब देखिए यहां पर अगर हम देखें तो यानी कि जो n है हमारा ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/L इंटू आर स्क्वायर रूट ऑफ t के। ये रिलेशन आया है। तो देखिए अगर हम देखें n डैश जो है हमारा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, हमने लेंथ को डबल किया है, रेडियस को हाफ किया है। तो जब आप लेंथ को डबल करोगे तो ये 1/12 हो जाएगा, रेडियस को हाफ करोगे तो ये r/2 हो जाएगी। अंडर रूट के अंदर टेंशन हमारी t/9 के इक्वल हो गई है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर हम n डैश अपॉन n की वैल्यू की बात करेंगे बेटा तो वो सिंपली 1/3 के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि n डैश हमारा n/3 के इक्वल हो जाएगा। 600/3 करेंगे तो ये 200 हर्ट्ज के इक्वल आ जाएगा। तो हम लोगों ने जो सॉल्व किया था वो बिल्कुल सही था, बस थोड़ी सी लास्ट में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी। डोंट वरी बेटा, फिर भी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, द वॉल्यूम ऑफ ए मेटल स्फीयर इज इंक्रीज बाई 0.24% व्हेन इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड बाई 40%। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बताना है कितना होगा। देखिए बेटा हम लोग जानते हैं डेल्टा V इक्वल टू होता है V नॉट गामा डेल्टा T के। तो हम जरा गामा निकाल लें तो बेटा ये डेल्टा V अपॉन V नॉट डेल्टा T के इक्वल होगा। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है यार 0.24% से, तो बेटा ये 0.24 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा। परसेंटेज को चेंज कर दिया। डेल्टा टी दे रखा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां पर हमने 40 लिख दिया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 24/4 इंटू 10⁻⁻5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। गामा की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻5 के इक्वल आ जाएगी पर डिग्री सेंटीग्रेड। हमसे अल्फा पूछा गया है, हम जानते हैं कि गामा हमारा 3 अल्फा के इक्वल होता है, तो अल्फा की वैल्यू गामा/3 हो जाएगी, यानी अल्फा हमारा आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, इन साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम। नहीं भैया, साइक्लिक प्रोसेस है। देखो बेटा हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है, इधर प्रेशर है इधर वॉल्यूम है, कोई भी आर्बिट्रेरी प्रोसेस हमने ले लिया इस तरह से 1
2 3 एंड 1। सपोज ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, कोई भी हमने आर्बिट्रेरी प्रोसेस ले लिया है बेटा यहां पर, तो कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट पे डिपेंड बेटा ये करती है, मोर देन द हीट गिवन टू द सिस्टम नहीं। हम लोग देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हैं कि डेल्टा क्यू हमारा इक्वल होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के। देखिए साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है, यानी इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम होगा, तो जो डेल्टा यू की वैल्यू है बेटा वो 0 के इक्वल आ जाएगी, मतलब डेल्टा क्यू हमारा डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल आ जाएगा, यानी कि इक्वल टू हीट गिवन टू द सिस्टम हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 ये है, ए 1 मोल गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली फ्रॉम ए टेम्परेचर T1 to a temperature T2, T1 is more than T2, the work done in this process is, इस प्रोसेस में बेटा वर्क डन हमारा किसके इक्वल होगा। देखिए ध्यान से, हम जानते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस में इक्वल होता है एन आर डेल्टा टी के अपॉन माइनस गामा प्लस 1 के, या इसी को हम लोग लिख देते हैं कि ये एन आर T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 अपॉन 1 माइनस गामा के इक्वल होगा। 1 माइनस गामा के इक्वल हो जाएगा, माइनस से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए ध्यान से, हम जानते हैं कि Cp माइनस Cv हमारा R के बराबर होता है और Cp अपॉन Cv की वैल्यू गामा होती है। तो Cp की जगह अगर हम गामा Cv पुट कर दें, गामा Cp की जगह गामा Cv पुट कर दें, तो गामा Cv माइनस Cv इक्वल टू हो जाएगा R के, Cv की वैल्यू आ जाएगी R अपॉन गामा माइनस 1 के। यहां पे जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 प्लस गामा हो जाएगा, यानी कि जो हमारा वर्क डन है डेल्टा डब्ल्यू बेटा ये Cv T1 माइनस T2 के इक्वल आ जाएगा। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर है बेटा ऑप्शन नंबर 2। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 ये है, टू डिफरेंट adiabatic paths for the same gas intersects two isothermals at T1 and T2 as shown in the PV diagram. Then VA upon VD, VA upon VD पूछा गया है कितना होगा। तो देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस की बात हो रही है बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस यहां पर VA अपॉन VD पूछा गया, तो एक प्रोसेस ये वाला ले लेते हैं, एक प्रोसेस हम लोग ये वाला ले लेते हैं। तो देखिए अगर हम देखें 1 से 2 में, तो जो हमारा T1 VA हम जानते हैं कि TV की पावर गामा माइनस 1 की वैल्यू हमारी बेटा कांस्टेंट होती है। तो सबसे पहले B2C प्रोसेस की बात करने जा रहे हैं। तो B2C प्रोसेस में T1 VA की पावर गामा माइनस 1 की अगर हम बात करें तो वो इक्वल हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा T2 यहां से यहां की बात कर रहे हैं, T2 VD की पावर गामा माइनस 1। जरा यहां से T1 अपॉन T2 की वैल्यू निकालते हैं, तो T1 अपॉन T2 की वैल्यू निकालोगे बेटा तो वो VD अपॉन VA की पावर गामा माइनस 1 आ जाती है। ऐसे ही हम लोग B2C प्रोसेस की बात करने जा रहे हैं। तो जब B2C प्रोसेस की बात करोगे तो वहां से आ जाएगा T1 VB की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 VC की पावर गामा माइनस 1, यानी यहां से T1 अपॉन T2 की वैल्यू आपकी VC अपॉन VB की होल पावर गामा माइनस 1 के इक्वल आ जाएगी। दोनों को जरा हम लोग इक्वेट करके देखते हैं। जब दोनों को इक्वेट करोगे, क्योंकि इसमें भी T1 T2 है, इसमें भी T1 अपॉन T2 है, तो यहां से बेटा आ जाएगा VD अपॉन VA टू द पावर, देखिए गामा माइनस 1 इज इक्वल टू VC अपॉन VB इज इक्वल टू VC अपॉन VB की पावर गामा माइनस 1। गामा माइनस 1th रूट ले लेंगे तो VD अपॉन VA की वैल्यू VC अपॉन VB के इक्वल आ जाएगी। देखते हैं, कोई ऐसा हमसे पूछा गया है कि VA अपॉन VD किसके इक्वल होगा। तो अगर यहां से हम VA अपॉन VD की बात करेंगे
तो बेटा वो VB अपॉन VC के इक्वल आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 34 है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, सिंपली वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस प्रेशर इज इंक्रीज बाय 2/3% इफ Cp अपॉन Cv इक्वल टू 3/2 देन द वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय अबाउट। देखिए हम जानते हैं कि फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस पीवी की पावर गामा की वैल्यू कांस्टेंट होती है, यानी पी हमारा C अपॉन वी की पावर गामा हो जाएगा। तो अगर परसेंटेज चेंज की बात करेंगे तो डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल गामा डेल्टा सी अपॉन सी के इक्वल आएगा। जरा वैल्यू पुट कर देते हैं। प्रेशर इंक्रीज बाय 2/3%। ये बेटा कांस्टेंट, ये डेल्टा वी अपॉन वी हो जाएगा। हमसे डेल्टा वी अपॉन वी पूछा गया, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन गामा डेल्टा पी बाई पी के। गामा की वैल्यू यानी Cp अपॉन Cv 3/2 दे रखा है, तो ये हमारा 2/3 हो जाएगा। डेल्टा पी अपॉन पी 2/3% दे रखा, तो ये 2/3 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/9%। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है बेटा, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सिंपली फार्मूला बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्रोग्रेसिव वेव इज। कुछ नहीं करेंगे बेटा, हम लोग जानते हैं प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस का kx के इक्वल होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है बेटा, सिंपल सी बात है, वो ये होता है कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है वो हमारा इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू जो हमारी मीडियम की स्ट्रेन होती है, जो मीडियम की स्ट्रेन होती है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहां पर हम dy बाई डी एक्स लिख देते हैं, तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी टी निकालेंगे, तो बेटा यहां से हमारी पार्टिकल की वेलोसिटी vp आ जाएगी। किसी स्टैंड पर जब आप dy बाई डी टी निकालेंगे तो x कांस्टेंट हो जाएगा। इसी तरीके से जब dy बाई dx निकालेंगे तो t कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां से हमारी मीडियम की स्ट्रेन निकल कर आ जाएगी। देख लेते हैं यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है। पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ए वर्नियर कैलिपर्स हैज 1 mm मास ऑन द मेन स्केल, इट हैज 20 इक्वल डिविजन्स on the vernier scale which match the 16 main scale divisions for this vernier caliper, the least count is। देखिए भैया, जो least count है वो ध्यान रखिएगा, दोनों स्केल्स का जो डिफरेंस होता है, जो दोनों स्केल का डिफरेंस होता है, इसके बाद जो आपकी मेन स्केल रीडिंग होती है और यहां पर जो हमारे वर्नियर स्केल डिविजन्स होते हैं, वर्नियर स्केल जो हमारे डिविजन्स होते हैं, ये फार्मूला होता है। डिफरेंस देखेंगे, 20 वहां पर है, 16 यहां पर है, यानी डिवीजन का डिफरेंस हो गया 4। मेन स्केल डिवीजन है 1 mm का, वर्नियर स्केल डिवीजन है आपके 20, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/5, यानी कि 0.2 mm होगा इसका लीस्ट काउंट। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो सही ऑप्शन है 36 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू इन जनरल आर पाथ। बिल्कुल सही बात है, ये पाथ डिपेंडेंट होते हैं। पाथ इंडिपेंडेंट हमारा होता है इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा रिजल्ट है ये। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहां पर बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। इन एडियाबेटिक प्रोसेस डेल्टा क्यू इक्वल टू 0, हम जानते हैं इन एडियाबेटिक प्रोसेस देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो यानी कि ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं।
हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस ड्यूरिंग एडियाबेटिक चेंज इज जीरो, बिल्कुल सही बात है। डेल्टा क्यू की वैल्यू बेटा हमारी एम एस डेल्टा टी होती है, डेल्टा क्यू जीरो है, स्पेसिफिक हीट भी जीरो होगी, ना तो वो कोई हीट एब्जॉर्ब करेगा ना तो कोई हीट रिलीज करेगा, ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। इन एडियाबेटिक प्रोसेस डेल्टा डब्ल्यू इज पॉजिटिव देन डेल्टा यू इज नेगेटिव, सो टेम्परेचर डिक्रीजेज, बिल्कुल सही बात है कि अगर डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव होगा और तो डेल्टा यू हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इन द एडियाबेटिक प्रोसेस पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये बात बेटा बिल्कुल गलत है, ये तो हमारा होता आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस पीवी की पावर गामा की वैल्यू कांस्टेंट होती है, सो इनकरेक्ट की बात पूछी गई है, तो इनकरेक्ट हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 39, two waves of wavelengths 2 meter and 2.0 meter respectively moving with the same velocity and superimposed to produce 2 beats per second. The velocity of the wave is, हम जानते हैं कि जो हमारी नंबर ऑफ बीट्स है वो n1 डिफरेंस n2 के इक्वल हो जाता है। n की वैल्यू 2 दे रखी है, v हमारा होता है, ये जो n है फ्रीक्वेंसी वो v बाई लैम्डा हो जाएगी, तो v बाई लैम्डा से डिफरेंस v बाई लैम्डा 2 के हो जाएगा, यहां पे 2 लिख देंगे बेटा, v को बाहर ले आएंगे, लैम्डा 1 बाई 2 हो जाएगा, लैम्डा 2 1.2.02 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे 2 इज इक्वल टू v, यहां पर 2 इंटू 2.02 एलसीएम है, तो बचेगा 2.02 माइनस का 2, यहां से v की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इंटू 2.02 डिवाइडेड बाई 0.02 के इक्वल आ जाएगा। इस पॉइंट से ये पॉइंट चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 404 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो 39 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, कंसीडर 2 कंटेनर्स ए एंड बी कंटेनिंग मोनोएटॉमिक गैसेस एट द सेम प्रेशर पी, वॉल्यूम वी एंड टेम्परेचर टी, ठीक है। एक कंटेनर ये है ए, दूसरा कंटेनर ये है बी, जहां पर गैसेस हमारी पी कामा वी कामा टी पर है, ये भी पी वी टी पर है, ठीक है। कहते हैं द गैस इन एज कंप्रेस्ड आइसोथर्मलिटी 1/8, ठीक है, इसको 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको ले जा रहे हैं v से v बाई 8 तक, while the gas in B is compressed adiabatically to 1/8, अच्छा इसको बेटा हम लोग adiabatically v बाई 8 तक ले जा रहे हैं। द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर ऑफ गैस इन B टू दैट ऑफ गैस इन A, तो भैया देखो हम लोग जानते हैं यहां पर, यहां की अगर आप बात करेंगे PV बराबर हो जाएगा फाइनल प्रेशर PA मान लिया, फाइनल वॉल्यूम तुम्हारा इसका V बाई 8 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। मोनोटॉमिक गैस है, यहां पर एडियाबेटिक प्रोसेस है, यानी P V की पावर गामा इज इक्वल टू PB, और इसको कर देंगे V बाई 8 की पावर गामा। गामा मोनोएटॉमिक गैस है, यानी गामा की वैल्यू आपको 5/3 के इक्वल दी गई है। अब जरा देखिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करिए जल्दी से। हमको पूछा गया है कि PA और PB बाई PA कितना होगा, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को यहां पर लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई ये PV हो जाएगा, यहां पर ये PA V बाई 8 हो जाएगा। देखिए P से P गया, V से V गया, 8 इधर आ जाएगा, 8 V की पावर गामा बराबर हो जाएगा PA ये हो जाएगा PA बाई 8 V टू दी पावर गामा इज इक्वल टू PB V बाई 8 टू दी पावर 5/3। सिंप्लीफाई करना है बेटा इसको, हमें PB बाई PA की वैल्यू को निकालना है। जरा कलर चेंज करते हैं,
तो जब आप पीबी बाई पीए निकालोगे तो देखिए पीबी बाई पीए ये हो जाएगा आपका 1/8 वी टू द पावर 5/3 डिवाइडेड बाई v/8 टू द पावर 5/3। तो देखिए v की पावर 5/3 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/8 इंटू 8 की पावर 5/3। ये हो जाएगा 1/8 इंटू 2 की पावर 5 32/8, यानी इसकी वैल्यू बेटा सॉल्व करने पर 4 आ रही है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 41 पे। 7 आइडेंटिकल circular planar disc each of mass capital M and radius R are welded symmetrically as shown in the figure. The moment of inertia of the arrangement about the axis normal to the plane and passing through the, ठीक है देखो भैया ध्यान से देखिए ये 6 हमारी 1 2 3 4 5 6 इनका अपनी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किसी एक डिस्क का निकाल रहे हैं, I1 लिख रहे हैं, वो हो जाएगा mr²/2। एक डिस्क का हो जाएगा mr²/2। देखिएगा ध्यान से, अब इस तरह की हमारे पास 6 डिस्क हैं, तो अगर इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इसका, तो ये हो जाएगा प्लस का m इंटू 2r का होल स्क्वायर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मल्टीप्लाइड बाई कर दिया 6, और ये जो सेंटर वाली डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आपका mr²/2। देखिए सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब यहां से I की वैल्यू निकालने, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का I1 एज्यूम किया है, ये हो जाएगा 9 mr²/2 इंटू 6 प्लस mr²/2, ये हो जाएगा 54, ये बेटा बाई 2 है, 54 mr²/2 प्लस का mr²/2। तो ये हो जाएगा बेटा 55 mr²/2। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। देखिए 7 मास है, इनका मास यहां पे कंसंट्रेटेड होगा जिसकी वैल्यू 7m के इक्वल होगी। तो अगर हम P पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें तो वो हो जाएगा 55 mr²/2 प्लस 7m इंटू यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है बेटा वो हो जाएगी 3r, यानी 9r का स्क्वायर। सो 55 mr²/2 प्लस का 63 mr², 55 प्लस 126 mr² डिवाइड बाई 2 ऐड करते हैं 181/2 mr² के इक्वल आएगा। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 42। मैट्रिक्स मैच वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि 42 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। वर्क डन इन पुलिंग आउट ए बकेट फ्रॉम वेल बाय ए पर्सन एंड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो पर्सन वर्क करेगा वो तो बेटा पॉजिटिव होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा वो नेगेटिव होगा, यानी ए का फर्स्ट आना चाहिए। तो ए का फर्स्ट केवल 4th ऑप्शन में आ रहा है, लेकिन हम लोग बाकी भी चेक कर लेते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इज, हमेशा मालूम है कि फ्रिक्शन फोर्स मोशन के अपोजिट लगेगा तो वो नेगेटिव होगा, बिल्कुल सही बात है, यानी इसका ये ऑप्शन होगा। अब देखिए वर्क डन बाय एयर इन पुलिंग ए लगेज ऑन ए रफ सरफेस, जो एयर वर्क करेगी लगेज को पुल करने में वो पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही बात है। यहां पर देखिए अगर आप ध्यान से,
अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, वर्डन बाय एयर इन ब्रिंगिंग ए वाइब्रेटिंग पेंडुलम टू रेस्ट, ये भी बेटा पॉजिटिव होता है, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन है अपने वो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, ए डांसर स्पिन्स अबाउट हिमसेल्फ विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा विद हिज आर्म्स एक्सटेंडेड व्हेन ही ड्रॉज हिज हैंड्स। ओके, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूसेस बाय 40%, मतलब एक डांसर है उसने हाथ ऐसे स्ट्रेच कर रखे, इसके बाद वो अपने हाथ को ऐसे ड्रॉ कर लेता है, तो कहते हैं कि जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 40% से बेटा रिड्यूस हो जाता है। तो कह रहे हैं नई एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। देखो उसने हाथ को अपने इस तरह पास में कर लिया है, फोल्ड कर लिया है, तो सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है। तो जब एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करता है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व रहता है। तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1 बराबर हो जाएगा I2 ओमेगा 2 के। I1 की वैल्यू I है, ओमेगा 1 ओमेगा है, I2 डिक्रीज करता है 40% से, यानी कि बाद में जो बचेगा वो 0.6 का तुम्हारा I बचेगा ओमेगा 2। I से I कैंसिल हो गया, ओमेगा 2 की वैल्यू हमारी ओमेगा बाई 0.6 आ जाएगी, यानी कि देखेंगे ध्यान से ये हमारी 10/6 ओमेगा यानी 5/3 ओमेगा के इक्वल आ जाएगी। तो 43 का अगर करेक्ट ऑप्शन देखें हम तो वो ऑप्शन है 4। 44, द फैक्टर नॉट नीडेड टू कैलकुलेट हीट लॉस्ट और गेन्ड व्हेन देयर इज नो चेंज ऑफ स्टेट इज। देखिए भैया, नो चेंज ऑफ स्टेट, व्हेन देयर इज नो चेंज ऑफ स्टेट, चेंज नहीं हो रही है यानी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो डेल्टा क्यू हमारा m इंटू एस इंटू डेल्टा टी के बराबर होता है। वेट इफेक्ट करता है, स्पेसिफिक हीट इफेक्ट करती है, टेम्परेचर चेंज भी इफेक्ट करता है, रिलेटिव डेंसिटी वाला टर्म नहीं होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45, 80 ग्राम of water at 30 degree centigrade are poured on a large block of ice at 0 degree centigrade. The mass of ice that melts is, देखो भैया Q बराबर होता है हमारा ms डेल्टा T और ये बराबर हो जाएगा m इंटू एल के। कितना है पानी? 80 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट 1, डेल्टा T है 30, m निकालना है, ये होता है 80। यहां से m की वैल्यू आ जाएगी बेटा 30 ग्राम। जितना हमारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी जितनी हीट रिलीज करेगा उतनी हीट हमारी 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस एब्जॉर्ब करेगी और आइस हमारी मेल्ट होगी। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? सो करेक्ट ऑप्शन इज 30 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 46 में आ जाइए, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 46 में आ जाइए। ये है द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट इन ए मॉडर्न थर्मोमेट्री। बिल्कुल सही बात है, मॉडर्न थर्मोमेट्री में ट्रिपल पॉइंट वाटर का हमारा फिक्स पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर चेंजेस ड्यू टू चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बिल्कुल, अगर हम वहां पे जो कंडीशंस होती हैं हमारी सराउंडिंग की वो चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और बॉइलिंग पॉइंट। सो रीजन भी सही है, दोनों एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 ये है, 46 हो गया था, 45 हो गया था, 47 A cup of coffee cools from 90 to 80 degree centigrade in T minutes when the room temperature is 20 degree centigrade. The time taken by a similar cup of coffee to cool from 80 to 60 degree centigrade at a room temperature same at, ये देखिए सेम सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, θ1 माइनस θ2 अपॉन T इक्वल होता है कांस्टेंट θ1 प्लस θ2 डिवाइड बाई 2 माइनस के θ0 के, जहां पर θ0 हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर है। फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं, 90 से 80 जा रहा तो 10 बचेगा, डिवाइड बाई T कर देंगे, K कर देंगे, 90 प्लस 80 करेंगे, 90 प्लस 80 आपका होता है 170, 170 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 85 माइनस का 20 कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड सिचुएशन में 80 से 60 जा रहा है तो 80 में 60 जाएगा, 20 बचेगा, टाइम लगा दिया यहां पे हमने T डैश, कांस्टेंट K ही रहेगा, 80 में 60 ऐड करोगे 140 आएगा, डिवाइड बाय 2 करोगे 70 आएगा, माइनस का 20 आएगा। इक्वेशन नंबर 2। तो आप सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे तो ये बेटा आपका हो जाएगा इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो यहां से T डैश अपॉन 2T की वैल्यू आ जाएगी, K से K कैंसिल हो जाएगा, 85 में 20 जाएंगे तो 65 बचेंगे,
70 में 20 जाएगा तो 50 बचेगा, 2 से काटेंगे 25 आएगा, 5 से 5 आ जाएगा एंड 13 आ जाएगा। टी डैश की वैल्यू 13t/5 के इक्वल आ जाएगी। सो करेक्ट ऑप्शन अगर आप देखें यहां पर इसका क्या आ रहा है, इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 48। 2 spherical bodies of emissivity E1 and E2 are placed inside a perfectly black body which is maintained at temperature T. The energy radiated per second by this system is देखो भैया यहां पर दोनों बॉडी को हमने परफेक्टली ब्लैक बॉडी के अंदर रखा गया है, इसलिए जो यहां पर रेडिएशन होगा वो ब्लैक बॉडी के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि E इज इक्वल टू सिंपली सिग्मा ए टी टू द पावर 4, क्योंकि ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी हमारी 1 के इक्वल होती है। करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 49। The thermal conductivity of two rods of equal length and diameter is 3 and 7 units respectively. If they are joined in series, the thermal conductivity of the combination is given by ये रॉड है, इसकी कंडक्टिविटी है तुम्हारी कितनी 3 है, एक दूसरी है इसकी 7 है, L है, एरिया ए है, एल है, एरिया ए है। इन दोनों को आपने जोड़कर एक दूसरी रॉड बना दी है जिसकी लेंथ 12 हो गई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, थर्मल कंडक्टिविटी के इक्वल है। तो देखिए हम जानते हैं कि जब सीरीज में जोड़ते हैं तो जो हमारा आर थर्मल हो जाता है इक्विवेलेंट वाला, आर थर्मल इक्विवेलेंट वो हमारा R1 थर्मल प्लस R2 थर्मल के इक्वल होता है। देखिए ये हो जाएगा बेटा 12/k इंटू ए के, ये हो जाएगा L/Ka से, K है 3 इंटू एरिया प्लस L/7 इंटू एरिया। देखिए ध्यान से LA चला जाएगा, 2/k की वैल्यू 1/3 प्लस 1/7 के इक्वल आ जाएगी बेटा। तो यहां से 2/k की जो वैल्यू आएगी वो 10/21 आ जाएगी, k की वैल्यू 42/10 से 4.2 आ जाएगी। तो अगर हम देखें यहां पे जो नियरेस्ट वैल्यू है वो है वैल्यू थर्ड, इसलिए हम कह देते हैं कि थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 50। 2 स्पेयर्स मेड अप ऑफ सेम मटेरियल हैव डायमीटर रेशियो 2:3, द रेशियो ऑफ देयर थर्मल कैपेसिटी का रेशियो बताया गया। तो बेटा देखो थर्मल कैपेसिटी C हमारी m इंटू एस के इक्वल होती है, तो अगर हम C1/C2 निकालेंगे, दोनों सेम मटेरियल के हैं, S सेम होगा, सिंपली वो M1/M2 हो जाएगा। बात होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब इंटू डेंसिटी डिवाइड बाई 4/3 पाई R2 क्यूब इंटू डेंसिटी। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, D से D कैंसिल हो जाएगा। C1/C2 की वैल्यू R1/R2 की होल पावर बेटा 3 आ जाएगी। R1 2/3 है, तो देखो ध्यान से यहां पे ये 2/3 का होल क्यूब हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 8/27। देखिए यहां पर 8/27 कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम देखें अगर यहां पर 8/27 होता तो ये 27/8 ऑप्शन गलत हो जाता। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर जो रेशियो पूछा गया है वो हमारा 27/8 हो सकता है, लेकिन अगर यहां पर बेटा 8/27 भी दिया गया होता तो वही करेक्ट ऑप्शन होता। तो ठीक है बेटा, आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट बच्चों।